प्रसाद। आमंत्रित करती हूं मेघा प्रसाद को भी। तालियों का सिलसिला नहीं थमना चाहिए, जरा जोरदार तालियां खास मेहमान देवेंद्र फडणवीस जी के लिए। Welcome everyone. Welcome to this very special session with Maharashtra's Deputy Chief Minister Mr. Devendra Fadnavis. और मिस्टर फडणवीस, एबीपी के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वैसे तो रोमाना जी ने बहुत इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन दी है आपकी, लेकिन मिस्टर फडणवीस, हैविंग नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कवर्ड योर एंटायर चीफ मिनिस्टीरियल टेन्योर वेरी क्लोजली, आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन लाइन that perhaps you are one of the sharpest political minds that the state has ever seen. So great to have you here, Mr. Fadnavis. Thank you so much. अब प्रेस कर दिया मैंने, इसका मतलब नहीं कि तेरे सवाल नहीं आएंगे। समझ में आ गया मुझे कि प्रेस कर लिया तो आगे क्या आने वाला है ये मुझे पता है। शुरुआत तो मैं हल्के फुल्के चीजों से करना चाहती हूँ मिस्टर फडणवीस। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और तब तक कल सुबह तक 7 या 10 सीटों पर आप लोग की पेच फंसी हुई थी। अलायंस में सब ठीक ठाक है, इतनी खींचातानी क्यों हो रही है? मुझे लगता है ये तो हमेशा ही होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। उल्टा आपने इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि केवल 10 सीटें फंसी थी, 288 में 278 सीटें क्लियर और 10 सीटें फंसी हुई, तो मुझे लगता है इससे पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये 10 सीटें भी करीब करीब हमने रिजॉल्व की है और मुझे लगता है कि ठीक ठाक है। शुरुआत में ही मिस्टर फडणवीस, नवाब मलिक के इशू को लेकर कल से काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। आशीष शेलार, आपके पार्टी के लीडर, बड़े मुखर तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई हम नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे नवाब मलिक के लिए, नहीं चाहिए ये कैंडिडेट। विरोध था बीजेपी से। उसके बाद भी मिस्टर फडणवीस, कल उनको टिकट मिलता है, आपके सहयोगी पार्टी से मिलता है, अजीत पवार की पार्टी से उन्हें टिकट दिया जाता है। इट्स एन एम्बैरेसमेंट फॉर यू। आशीष शेलार जी ने जो बात कही वही पार्टी की भूमिका है। हमने बहुत साफ शब्दों में राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये कहा था कि नवाब मलिक, इनको आप टिकट मत दीजिए, अलायंस में हम उनका काम नहीं करेंगे, बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था। बावजूद इसके उन्होंने उनको बी फॉर्म दिया, वो खड़े हुए। मैं बीजेपी की बहुत स्पष्ट भूमिका बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। वहां पर शिवसेना का एक उम्मीदवार है शिंदे जी का, जिसको रखना चाहते या नहीं रखना चाहते। अगर शिंदे जी का उम्मीदवार वहां रहता है तो बीजेपी उसका ही काम करेगी। अजीत पवार ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? वो तो उनको पूछिए, मुझे थोड़ी पता है। तो आप ये क्लियर कर रहे हैं कि यहां प्रॉब्लम है, इस सीट में प्रॉब्लम है। 100% प्रॉब्लम है। ओके मिस्टर फडणवीस, पिछली बार 164 सीट थी आप लोग के पास में, आप 150 लगभग उस पे लड़े थे, 105 लेकर आए थे। इस बार भी आप लगभग 148 पर लड़ रहे हैं। मगर इस बार लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद क्या चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं आपके लिए? क्या आपको लगता है कि इस बार भी सेंचुरी मार पाएंगे आप लोग? देखिए, चुनौतियां तो होती है, कोई भी चुनाव जो होता है वो चुनौतीपूर्ण ही होता है। लेकिन लोकसभा के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली है जी, महाराष्ट्र का वातावरण भी बदला है और लोकसभा में जो फेक नैरेटिव उस समय एक प्रकार से लोगों में रोपित किया गया था, मैंने उसके बाद रिजल्ट्स के बाद कहा था कि हमें और महाविकास आघाड़ी में कोई बहुत अंतर नहीं है। उनको 46.9% मिले, हमको 43.9% उनको मिले, 43.6% हमको मिले। 0.3% एक फेक नैरेटिव को बहुत बड़े पैमाने पर चलाने के बावजूद, लेकिन फेक नैरेटिव की उम्र बहुत छोटी होती है, वो जल्दी मर जाता है। उनका फेक नैरेटिव अब नहीं चल रहा है, वो मर गया है, लोगों को पता चल गया है। और मैं ये मानता हूं कि अब परिस्थितियां बदली हुई है। मुझे विश्वास है कि हम लोग सेंचुरी पार कर पाएंगे। अगर परिस्थितियां बदली हुई हैं फडणवीस जी, तो फिर आपके नेता मंदिर मस्जिद क्यों कर रहे हैं? आप वोट जिहाद क्यों कर रहे हैं? आपकी कैबिनेट गाय को राजमाता क्यों बता रही है? आप पोलराइज कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि गाय को राज्य माता बताना, इसमें क्या पोलराइजेशन है? अरे भाई, अगर हम गौ माता को का संवर्धन करना चाहते हैं, और कौन सी गाय? देसी गाय की बात की है।
देसी गाय को राज्य माता का दर्जा देकर इस देश में अगर हमारे किसानों की जमीन को बंजर होने से बचाना है तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि देश में देसी गाय का संवर्धन हो। देसी गाय, जो हमारी देसी गाय है, उस गाय में ही ये ताकत है कि जिसके गोमूत्र के कारण, जिसके गोबर के कारण, जिसके मैन्योर के कारण हमारी जो उर्वरक क्षमता है वो हमारी जमीन की बढ़ती है। और इसलिए उसको हमने अगर ऐसा कहा तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, देखिए, मंदिर मस्जिद की बात तो नहीं है, लेकिन वोट जिहाद की बात हमने निश्चित रूप से कही है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव हुए उस चुनाव में जिस प्रकार से पोलराइजेशन करने का प्रयास किया, पोलराइजेशन ही किया। उदाहरण है हमारे सामने कि धुले की सीट पर 6 में से 5 असेंबली में हम लोग 1,90,000 से आगे जाते हैं और एक ही असेंबली में मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 का लीड वो लेते हैं। और ये मैंने इसको वोट जिहाद इसलिए कहा कि सारे जो धार्मिक स्थल है उस पर बैनर लगते हैं कि आप वोट नहीं करेंगे तो आप अल्लाह से दुश्मनी करोगे, अल्लाह का अपमान करोगे, जो भाषा है उसमें। इस प्रकार से सारे के सारे अगर जो धार्मिक नेता है और अलग अलग प्रकार के नेता है ये पोलराइजेशन करेंगे तो ये वोट जिहादी हुआ। इस वोट जिहाद के भरोसे वो जीते, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि 2 चीजें, एक तो माइनॉरिटी के सामने भी हमने इनको एक्सपोज किया है, और दूसरा सबसे महत्व की बात यह है कि 6 में से 5 में तो हम आगे थे, वहां 5 में तो जीतेंगे, अब वो 1 में ही जीत सकते हैं। साथ साथ दूसरा मैं बता देना चाहता हूं कि जो दूसरा संविधान के नाम पर इन्होंने पोलराइजेशन किया था, संविधान बदलेगा और आरक्षण जाएगा, ये जो पोलराइजेशन किया था ये भी अब खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर जब आरक्षण के ऊपर बोलते हैं और नाना पटोले जी उसका समर्थन करते हैं तो सीधे सीधे लोगों के भी ध्यान में आता है इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। इसलिए अब कोई नैरेटिव नहीं चलेगा, कोई फेक नैरेटिव नहीं चलेगा, सीधे लोगों तक हमारी बातें, हमारी स्कीम्स पहुंच रही है, हम जीतेंगे। आप जीतेंगे, लेकिन आप लोग को जहां मौका मिलता है आप भी नहीं छोड़ते हैं फडणवीस जी, आपके पार्टी के नेता भी यही करते हैं प्रीटी मच। आपसे ये सवाल तो कई बार पूछा गया होगा सर, मगर मैं दोबारा पूछना चाहती हूं। अज्यूम कर रहे हैं हम, एक सिनेरियो अज्यूम कर रहे हैं, अब ये मत कहिएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन पे ये सवाल है कि रिजल्ट्स के बाद अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको और नंबरों की जरूरत पड़े, तो बिटवीन शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे, हु इज योर फर्स्ट पिक मिस्टर फडणवीस? अरे भैया, उनको साथ में रहने दीजिए, हम तीनों काफी है, हम तीनों साथ में रहेंगे, हमारी सरकार आने वाली है। और पॉलिटिक्स में अगर और मगर इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई इसके ऊपर बात नहीं कही जाती, इसलिए अगर मगर पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम तीनों काफी है, हमारी सरकार आ रही है, किसी की आवश्यकता नहीं है। मिस्टर फडणवीस, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके ही पार्टी के शीर्ष नेता जो ये कहते हैं कि किसी पार्टी के लिए दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया है और उसके बाद एज पर कन्वीनियंस मिराकुलसली वो दरवाजा खुल जाता है, जैसे बिहार में हुआ, इसीलिए मैं पूछ रही हूं उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे खुलेंगे जरूरत पड़ेगी तो? आप 23 तारीख को एक और इंटरव्यू ले लीजिए मेरा। इंटरव्यू ले लूंगी, मगर आज मैं आपसे पूछ रही हूँ बिटवीन हिम एंड बिटवीन दिस वन एंड दैट वन। अरे भाई, मैं भविष्यवेत्ता थोड़ी हूँ, मैं भविष्यकार थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी वो सब समझता है कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है और किसका ग्रह कैसा जा रहा है और किसका ग्रह ऊंचा जा रहा है। इसके आधार पर जो भविष्य कहते हैं ये वो बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, मैं थोड़ी बता सकता हूँ। मैं तो उद्धव ठाकरे को घोर पॉलिटिशियन हूँ। फडणवीस जी, ऐसी सिचुएशन उद्धव ठाकरे को वापस लेने का विचार कुछ है? सिचुएशन ही नहीं आई ऐसी, जो सिचुएशन ही नहीं आ रही। कल आप बोलोगे ट्रंप को लेंगे क्या, उसके साथ बात करोगे क्या, ऐसा थोड़ी होता है। That's a wrong comparison that चलो you have ठीक है, made, रॉन्ग but- होगी, पर कंपैरिजन तो है। Right, let's move on then, Mr. फडणवीस। हाल में हरियाणा के चुनाव हुए, जितने एग्जिट पोल रिजल्ट्स थे, जितने भी कयास लगाए गए थे, सब धरी की धरी रह गई। प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद माहौल तो डेफिनेटली बदल गया है महाराष्ट्र में, मगर मैं ये जानना चाहती हूं कि जमीन पे मिस्टर फडणवीस बीजेपी के लिए क्या बदला है?
मुझे ऐसा लगता है कि एक जमीन पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। ओके। अनफॉर्चुनेटली ये सारे फेक नैरेटिव्स के कारण जो लोकसभा के बाद हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हमारे ध्यान में आया कि निगेटिविटी तैयार हो गई थी, पर हम उसका आकलन नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। हमको ध्यान में आ रहा था कि नैरेटिव तैयार हो रहा है, पर हम लोग एक प्रकार से उसका आकलन नहीं कर पा रहे थे, या हम लोग एक ऐसे मानसिकता में थे कि नहीं भाई ये तो हमेशा ही चलता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उसके बाद हमने सजगता से काम किया, हमने नीचे जमीन पर काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे उतर कर काम किया, लोगों में काम किया। आज मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉजिटिविटी है। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव सब बिल्कुल 100% अच्छा हो गया, चुनाव टफ ही होता है, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं वी हैव एन एज, हमको एज है, ऐसी परिस्थिति हमको दिख रही है। ओके। कांग्रेस की जो अच्छी प्रदर्शन हुई है इस बार, देयर आर पीपल हु आर सेइंग दैट दिस इज अ रिवाइवल फॉर कांग्रेस, एटलीस्ट इन महाराष्ट्र दे डिड समथिंग राइट। कोई स्ट्रैटेजी बन रही है बीजेपी की टू काउंटर द कांग्रेस? कि हमारी लड़ाई तो कांग्रेस के साथ ही है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कांग्रेस के साथ है, और मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का रिवाइवल हुआ है। कांग्रेस का पॉलिटिकल अर्थमेटिक ये सही बैठा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, कांग्रेस की जीती हुई सीटें आप देखेंगे, जिसका मैंने धुले का उदाहरण मैंने दिया, ऐसी कई सीटें हैं। आप नॉर्थ ईस्ट मुंबई देख लिया, आप नॉर्थ सेंट्रल मुंबई देख लीजिए। ऐसे में एक लाइन में 8 सीटें आपको बताऊंगा कि जो सीटें अलग अलग जगह वो पीछे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के कारण, ये जो जिसको मैंने वोट जिहाद कहा है, इसके कारण वो लोग चुनकर आए। अब ये तो इसको रिपीट नहीं कर सकते ना, इसमें अगर वो चुनकर आएंगे तो उसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, बची हुई 4 में तो नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो परिस्थितियां कांग्रेस के लिए नहीं रही है। ये कोई रिवाइवल वगैरह कांग्रेस का नहीं है। हाँ, उनका पॉलिटिकल अर्थमेटिक सही बैठा, इसलिए उनको सीटें ज्यादा मिली। हमने ये मान्य करना चाहिए कि हमारे अपेक्षा से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को लोकसभा में मिली। उद्धव ठाकरे बहुत भड़के रहते हैं फडणवीस जी आप पर। आप वोट जिहाद कहते हैं, वो सत्ता जिहाद कहते हैं। सत्ता जिहाद का मतलब कि आप बाकी पार्टी से लोगों को चोरी करके अपने सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा कि हम जमीन पे इसलिए उतरे हैं क्योंकि खत्म करना है बीजेपी को, और खटमल बुलाया आप लोगों को। ये कहा कि खटमल को चैलेंज नहीं करते, खटमल को रौंद देना होता है, और रौंदने के लिए आ रहे हैं। कैसे जवाब देते हैं इन सारी चीजों को आप? मैं वैसे बहुत मन से हंस रहा हूं, लेकिन आपके चैनल पे हंसना मुझे ठीक नहीं लगता। शालीनता के खिलाफ है ये सारी चीजें, इसलिए मैं हंसूंगा नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि उद्धव जी की जो पहली लिस्ट आई ना, वो आपने देखी है? उनकी पहली लिस्ट 45 लोगों की आई शायद, उसमें 17 लोग हमारी पार्टी से लिए हुए हैं। 17 लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के उन्होंने लिए हुए, उधार नहीं है उनके पास। हमारी पार्टी, चूंकि अलायंस में हमारी जो सीटें इधर उधर चली गई, हाँ। तो हमारे जो एस्पिरेंट्स थे उनको पटा पटा कर ले गए। तो ये कौन सा जिहाद है फिर? सत्ता उनके हिसाब से ये कौन सा जिहाद है? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, न मैं उनको समाप्त कर सकता हूं, न वो मुझे समाप्त कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में किसी को कोई समाप्त कर सकता है तो वो जनता है। जनता के सिवा किसी नेता में दम नहीं है कि दूसरे को समाप्त कर दे। जनता जिसे चाहे उसको समाप्त कर सकती है, जनता फैसला करेगी। हिंदुत्व पे भी बहुत लड़ाई छिड़ी रहती है फडणवीस जी। उद्धव जी कहते हैं कि कैसा हिंदुत्व है आपका अगर आप टीडीपी से हाथ मिलाते हैं, नीतीश कुमार से हाथ मिलाते हैं। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस से मुझे हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, सही बात है। आजकल उनको हिंदुत्व सिखाने के लिए अबू आजमी उनके साथ में है। आजकल उनको हिंदुत्व सिखाने के लिए हमारे सपा के नेता सारे उनके साथ में। तो मेरे से तो सीखने की जरूरत ही नहीं है उनको हिंदुत्व। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, सवाल हिंदुत्व का, उनका बड़ा मेरा बड़ा, ये सवाल नहीं है। सवाल इतना ही है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है जी। देखिए, इस देश में अगर मुसलमान रहते तो उनको जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, प्रॉस्पर होने का अधिकार है। सवाल अपीजमेंट का है। जैसे ही आप उनके साथ चले जाते हो तो अपीजमेंट के लिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को जनाब बाला साहब ठाकरे लिखना चालू कर देते हो। वहां पर हमारा आपके साथ विवाद शुरू हो जाता है। तो मेरा मानना इतना ही है कि देखिए, हिंदुत्व किसका अच्छा है सर्टिफिकेट तो मैं नहीं दूंगा, तो जनता तय करेगी। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हिंदुत्व
बाला साहब ठाकरे जी का मैंने देखा, जो हिंदुत्व शिवसेना का मैंने देखा, उद्धव जी ने उसको एक प्रकार से खत्म कर दिया है। अब वो हिंदुत्ववादी पार्टी मुझे नहीं है। दिखाई पड़ता। अब वो भाषणों में, केवल भाषणों में, और मैं तो उनके भाषणों के कौन से शब्द हैं उसकी लिस्ट भी आपको दे सकता हूं। उसके बाहर अगर उनका भाषण आ जाए तो आप मेरे से पूछ लेना। आप अलायंस महाविकास अघाड़ी पे बहुत चढ़ाई करते हैं आप लोग, आपकी पूरी महायुति के लीडर्स। ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास है नहीं, किसको आगे कर रहे हैं, कौन है आपका मुख्यमंत्री। पर एक्चुअली वो स्टोरी तो आपके साथ भी रिपीट हो रही है मिस्टर फडणवीस। आपके महायुति में भी यही प्रॉब्लम चल रही है। बीजेपी क्लियर कुछ कहती नहीं है, कोई क्लैरिटी है नहीं कि सीएम कौन बनेगा। वहां शिंदे जी परेशान चल रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, अगर पिछले बार से कम सीटें आई तो बीजेपी अपना सीएम बना लेगी, उन्हें मौका नहीं लगेगा। क्या फॉर्मूला क्या है सीएम पद का अभी? सीएम पद का फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पहले चुनाव लड़ेंगे, फिर चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतने के बाद हमारी 3 पार्टियां हैं। एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अजीत पवार जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है। हमारी पार्टी में फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। ये तीनों मिलकर बैठेंगे और तीनों मिलकर तय करेंगे। वो जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और सवाल ये है कि गवर्नमेंट के रूप में हम लोग आज चुनाव में जा रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के मुखिया एकनाथ शिंदे जी है, हमारा चेहरा आज एकनाथ शिंदे जी है, हम दोनों उनके साथ में उप मुख्यमंत्री है, हम तीनों का चेहरा लेकर हम लोग साथ में जा रहे हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री होते हैं वही नेता होते हैं। हमारे नेता हमारे एकनाथ शिंदे जी है। और अंतर क्या है मैं बता देता हूं। हमारे यहाँ तीनों पार्टियों ने मिलकर यह तय किया कि भाई चुनाव के बाद हम लोग इसका फैसला करेंगे। वहां पर ऐसा फैसला नहीं हुआ। वहां तो लोग कहते बंद कमरे के बीच बता दीजिए, बाहर बता दीजिए, सभा में बता दीजिए, पर बताइए तो सही। वही आपस में कह रहे हैं। हमारे ये कोई दुविधा ही नहीं है। हमने तीनों ने मिलकर ये तय कर लिया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये सच है कि एकनाथ शिंदे जी ने इन वन ऑफ द मीटिंग्स इन दिल्ली रोटेशनल सीएम की बात कही है? उन्होंने ये मांगा है कि 2.5 साल दे दिया जाए उनको और बीजेपी को। अगर आप लोगों का बस चले तो आप म्यूजिकल चेयर लगा दे रोटेशनल सीएम के लिए कि जो पहले चेयर पे बैठ गया वो सीएम। ऐसा नहीं होता है और ऐसी कोई मांग उन्होंने नहीं की। कभी भी उन्होंने इस बात को नहीं छेड़ा। कभी भी उन्होंने कौन सीएम होगा, मेरा क्या होगा, मैं होगा कि नहीं होगा, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं निकाली। नहीं, वो बार बार ये कहते हैं मिस्टर फडणवीस कि उनका स्ट्राइक रेट आपसे बेहतर है। अरे देखिए, स्ट्राइक रेट की जहां तक बात है, अगर हम लोग इतिहास देखें तो इतिहास में भारतीय जनता पार्टी जितना स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में किसी का नहीं रहा। हाँ, ये चुनाव जो लोकसभा का है इसमें हमारा स्ट्राइक रेट थोड़ा खराब हुआ है। अब कई बार बैटिंग के लिए सहवाग जाता है तो सेंचुरी बनाता है, कई बार स्ट्राइक रेट खराब भी होता है। रोहित शर्मा कई बार ऐसे छक्के मारता है कि बॉलर के तो बखिया उधर देता है, कई बार उसका स्ट्राइक रेट खराब होता है। अब हम ऐसे रोहित शर्मा है कि एक इसमें हमारा थोड़ा खराब हो गया, इसका मतलब हमारा बैटिंग फॉर्म गया नहीं है। बैटिंग फॉर्म वैसे ही हमारा। तो क्या जिसके कितने विधायक है उस पे ये डिसाइड होगा कि स्ट्राइक रेट पे डिसाइड होगा कि अगला मुख्यमंत्री अगर आप पावर में आ रहे हैं तो? देखिए, हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हम तय करेंगे तो आपको तुरंत बता देंगे। जब तय ही नहीं हुआ है तो आपको क्या बताएं हम। फॉर्मूला ये तय हो गया, तीनों मिलकर बैठेंगे, फाइनल करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि फाइनल अगर हो जाएगा तो सबसे पहले आपके यहां आकर बता दूंगा। चलिए फडणवीस जी, इस बार लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा आपकी पार्टी का, परहैप्स इन द लास्ट 10 years द वर्स्ट परफॉर्मेंस दैट इट वाज, आंकलन तो जरूर किया होगा आप लोगों ने कि कहां क्या गलती हो गई आप लोगों से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, हाँ 9 सीटें हम जरूर जीते। हमारी करीब करीब 8 सीटें ऐसी है कि जो हम लोग कोई 5,000 वोट से, कोई 4,000 वोट से, कोई 7,000 वोट से, कोई 8,000 वोट से हम लोग हारे। और करीब अगर आप हिसाब लगाए तो हमारी 14-15 सीटें ऐसी कि जो हम लोग ऐसी मार्जिन में हारे कि जो मार्जिन लोकसभा में मायने नहीं रखती। इसलिए मैंने कहा कि हम 3 पार्टियों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। हम फेक नैरेटिव, ये चौथी पार्टी थी, उस पार्टी ने हमको हराया। 3 पार्टियों में ताकत नहीं थी हमको हराने की। ये जो चौथी पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी फेक नैरेटिव, इसके सामने हम लोग हारे।
और इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई बीजेपी को, और आप वोट शेयर भी देख लीजिए, हमने करीब करीब हमारा वोट शेयर रिटेन किया है, कहीं पर भी हम पीछे नहीं गए। हमारे विरोधियों का वोट शेयर बढ़ा है क्योंकि एक पोलराइजेशन हुआ है, उस पोलराइजेशन में उनको हमसे बड़ी लकीर खींचने का अवसर मिला है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ गलती करी थी पिछली बार? देखिए, हो सकता है, आखिर कई बार ये होता है कि जब हम आकलन करके देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भाई अरे इनको हेवी एंटी इनकम्बेंसी थी, हमने इनको बदलना चाहिए था। तो कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं, कुछ उसमें गलतियां हो सकती है, पर अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग एक टीम के रूप में बैठते हैं और एक उसके ऊपर सब लोग मिलकर सिर खपाते हैं और उसमें से सबको मिलकर लगता है कि नहीं इनको देना चाहिए तो दे देते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं देते, दूसरे को देते तो फायदा होता। ऐसा लगता है कि अगर आप मुख्यमंत्री होते इस लोकसभा के दौरान तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती? नहीं, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि मैं मुख्यमंत्री होता तो कोई बहुत रिजल्ट बदल जाता और शिंदे जी है तो रिजल्ट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल हम लोगों ने समझ लेनी चाहिए कि इस चुनाव में नैरेटिव हम नहीं कंट्रोल कर पाए। मैं भी होता तो नहीं कंट्रोल कर पाता, क्योंकि अगर नैरेटिव कंट्रोल कर पाता तो मुख्यमंत्री होने की आवश्यकता क्या है? मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में, मेरे पार्टी के नेता के रूप में भी उसको कंट्रोल कर लेता, पर नहीं कर पाए क्योंकि उसका आकलन कम हुआ। देखिए, कभी कभी हम लोग भी आदमी है, हम लोग भी व्यक्ति है, तो व्यक्ति कई बार गलत सोचता है, गलत आकलन करता है, कई बार हमारी सोच से परे चीजें होती है। तो वो चीज मैं इसलिए कहता हूं कि इस चुनाव में हमको एक अच्छी सीख मिली है, इसी सीख के कारण हमने ये माहौल बदला है। जेपी नड्डा जी का जब ये बयान आया ये कह के कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है और हम ऐसे स्टेट में बैठे हैं जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, उनकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा है, मिस्टर फडणवीस, क्या आप मानेंगे कि इस स्टेटमेंट का आपको नुकसान हुआ? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि नड्डा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसको गलत तरीके से उसका आकलन हुआ। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि, और संघ परिवार भी ये कहता है या आरएसएस भी कहता है कि संघ के विचारों से चलने वाली जो संगठनाएं हैं वो संगठनाएं अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना काम करती है, तो संघ की मदद की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है। तो वो संघ हमेशा कहता है वो हमारे पास आकर हमसे विचार लेते हैं, हमारी मदद चाहिए तो मदद लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहने की कोशिश की थी शायद, लेकिन उसके कई अर्थ निकाले गए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उसके कारण चुनाव के ऊपर असर हुआ, ये कहना ठीक नहीं होगा। आप उसके बाद कई बार आरएसएस हेडक्वार्टर्स गए, आपने मीटिंग्स में आप बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस, और मिस्टर फडणवीस इस बार ऐसा देखने में आ रहा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यहाँ के इलेक्शंस में आरएसएस ड्राइविंग सीट में दिख रहा है। आरएसएस के टॉप लीडर्स यहाँ की सारी स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं, कैंपेन तय कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड दे आर इन द फ्रंट सीट, आप बैक सीट पे दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? ये आपको कहां से दिख गया, इसका रिसर्च ही मुझे करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारा विचार परिवार है उस विचार परिवार को हमने साथ लेने की कोशिश की है, और क्यों की है वो भी बता देता हूं, और वो भी क्यों आए हमारे साथ में। ड्राइविंग सीट पर हम ही है, स्ट्रेटेजी हम ही कर रहे हैं, सब हम ही चला रहे हैं, लेकिन हाँ, विचार परिवार के संगठनों की मदद हम लोग निश्चित रूप से ले रहे हैं, और वो इसलिए ले रहे हैं कि हमारे ध्यान में आया कि भारत जोड़ो के नाम पर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स है, जिनमें कई अर्बन नक्सल मेंटेलिटी के लोग हैं, ये सारे लोगों ने इस महाराष्ट्र में, देश में ही प्रयास किया, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा, क्योंकि ये जो भारत जोड़ो बना इसमें जो करीब 180-190 संगठनाएं है, उसमें से 145 महाराष्ट्र की है, यानी उनका प्रेजेंस महाराष्ट्र में। तो ये जब हमारे ध्यान में आया कि अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और अर्बन नक्सल एजेंडा जो है, जो एक प्रकार से एनार्किस्ट एजेंडा है, ये एनार्किस्ट एजेंडा चला रहे हैं, तब हमारे ध्यान में आया और हमने विचार परिवार की संगठनों को ये कहा कि देखिए, जिस एरिया में वो लोग काम करते हैं उसमें आप ज्यादा प्रभावी है। वो एनार्किस्ट एजेंडा अगर मजदूरों में चलाते हैं तो हमारी संगठनाएं मजदूरों में ज्यादा प्रभावी है, वो एनार्किस्ट एजेंडा अगर किसानों में चलाते हैं तो हमारी संगठनाएं किसानों में ज्यादा प्रभावी है, वो एनार्किस्ट एजेंडा अगर एम्प्लॉयज में चलाते हैं तो हम ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हमने उनको इतना ही निवेदन किया कि कहीं ना कहीं ये एनार्किस्ट एजेंडा के खिलाफ आप लोगों ने भी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप सीधे राजनीति में नहीं आते हो, आपका फैसला होगा, लेकिन अगर ऐसा अनार्किस्ट एजेंडा चलेगा
तो महाराष्ट्र की और देश की प्रगति में उसका बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि विचार परिवार की जो संगठनाएं हमारी है वो संगठनाएं हमको मदद जरूर करेगी, कर रही है, लेकिन आरएसएस कहीं भी ये कैंपेन को ड्राइव नहीं कर रहा है, आरएसएस कहीं भी इसको फ्रंट सीट पर है, ऐसा नहीं है। देखिए, वो हमारी मातृ संगठना है। हम लोगों को जो एक इंस्पिरेशन मिलती है, जो विचार मिलता है, वो उनसे मिलता है, इसलिए उनका आदर तो हमेशा है ही, और हमको अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं, क्यों नहीं तो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव आपके हाथ से फिसल रहा था इसीलिए उन्होंने दारोमदार ले लिया है कि भाई जिताना है बीजेपी को इस बार मैं महाराष्ट्र वापस कहना चाहता हूं, विचार परिवार की मदद हमको मिल रही है, ड्राइविंग सीट पर हम हैं, चुनाव हम चला रहे हैं, वो चुनाव कभी चलाते नहीं है। आरएसएस कभी भी चुनाव चलाती हुई आपको दिखेगी नहीं। मिस्टर फडणवीस, 3 वीक पहले बांद्रा ईस्ट में, मुंबई में आपके एक कुलीग को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, राइट देयर ऑन द स्पॉट। इट्स बिन 3 वीक्स। मुंबई पुलिस यूजुअली हैज अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड। हमें अभी भी नहीं पता कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे किसका हाथ था। क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, एक तो बहुत ही एक प्रकार से अनफॉर्चुनेट इस प्रकार की घटना ये रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी हमारे कलीग भी रहे और कई साल वो कांग्रेस में भी रहे, तो भी मेरे व्यक्तिगत रूप से मित्र रहे हैं। और एक बात तो पक्की है कि बाबा सिद्दीकी कोई इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे कि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल राइवलरी उनकी हो, इस प्रकार का तो उनका कोई नेचर नहीं था। देखिए, डे टू डे इन्वेस्टिगेशन में तो हम लोग दखलंदाजी नहीं करते, लेकिन चूंकि मैं गृह मंत्री हूं तो अपडेटेड भी रहना मुझे पड़ता है। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें 11 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है जी। और करीब करीब पुलिस इस मत पर पहुंच रही है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। अब इसके पीछे कौन व्यक्ति है, किसका फायदा है, किसने अपने फायदे के लिए किया है, उसकी मंशा क्या है, इसकी ओर अब पुलिस बढ़ रही है। क्योंकि ये 11 लोगों से जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चीजें ध्यान में आ रही है, तो उस पर कई अजम्पशंस पुलिस ने तैयार किए हैं। उन अजम्पशंस के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है मुंबई पुलिस इसके पीछे कौन व्यक्ति है, कौन असली आरोपी है, उसको पकड़ेगी, जल्दी ही पकड़ेगी, और इसके बारे में अधिक जानकारी ये पुलिस देगी। मिस्टर फडणवीस, आखिर के 2 सवाल। झटका लगा जोर का आप लोगों को लोकसभा के चुनाव में, तो लाडली बहनों की याद आ गई आप लोगों को। इलेक्शन के 3 महीने 4 महीने पहले आप शुरू करते हैं ये योजना। इतना प्रेशर है एक्सचेकर पर, आप ही के प्रधानमंत्री ऐसी ही चीजों को रेवड़ी कहते हैं। क्या इसे भी रेवड़ी कहा जाए जो आप निकाल रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक बात कही है कि भारत को अगर विकसित करना है तो भारत की जो 50% आबादी है, जो हमारी महिलाएं हैं, इनको हम लोगों को सेंटर स्टेज पर लाना पड़ेगा। इनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इनको सक्षम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत योजनाएं तैयार की, महाराष्ट्र में भी हमने कई योजनाएं तैयार की, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आधी योजनाएं लोकसभा से पहले हमने शुरू की है। मसलन हम लोगों ने विमेन को 50% टिकट में वो प्रवास कर पाए, योजना पहले हमने शुरू की। महिलाओं के लिए बचत गटों की योजना हमने पहले शुरू की। अगर घर में बच्ची पैदा होती है तो उस बच्ची का स्वागत होना चाहिए। इस बच्ची को पहले क्लास में जाएगी तो 5,000 रुपये, जन्म पर 5,000 रुपये, से 1 लाख रुपये 18 साल की होगी तो उसको मिलेंगी। ये योजना भी हमने पहले चालू की। तो ऐसी कई योजनाएं हमने पहले शुरू की। लोकसभा के बाद ये बात जरूर है कि हमने लाडली बहना योजना शुरू की, क्योंकि लोकसभा के बाद हम लोग और विमेन सेंट्रिक हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बच्चियों को जो उच्च शिक्षा हो वो मुफ्त में मिले, इसका विचार हम लोगों ने किया। तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान जी से भी बातचीत की, क्योंकि मध्य प्रदेश में या कई प्रदेशों में ये योजना काफी यशस्वी हुई थी, और उसके बाद यह निर्णय किया कि इस योजना को चलाएंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये योजना हमने अचानक घोषित नहीं की, बजट में घोषित की है। और बजट आप हमारा उठाकर देख सकती है। बजट में पैसा कहां से आएगा, कितना पैसा लगेगा, कैसे जाएगा, ये सारा हमने मेंशन किया है। तो ऐसा नहीं है कि हवा में योजना कर दी, चुनाव तक पैसे दे दिए। उसकी पूरी प्रोविजन करके बजट में कहां से पैसा आएगा और कहां जाएगा,
इसका पूरा खाका तैयार करने के बाद ही इसकी घोषणा की है। इसीलिए हमारे विरोधी पार्टी वाले पहले कहते थे कि दे नहीं पाएंगे, 2.5 करोड़ महिलाओं को हमने दे दिया। फिर वो लोग कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले गए, कहने लगे कि भाई इसको बंद करिए। कोर्ट ने उनको कोई रिलीफ तो नहीं दिया। अब वो लोग कहते कि हम और ज्यादा देंगे। पहले कहते थे कैसे दे सकते हैं, पहले कहते थे एक्सचेकर के ऊपर बहुत ये आ रहा है, चुनाव के बाद नहीं दे पाएंगे। अब कहते उससे ज्यादा देंगे। उद्धव ठाकरे कहते घूस दे रहे हैं आप बहनों को, घूस दे रहे हैं और उनके एवज में आप वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर जो पैदा हुए उनको 1500 रुपए का मोल नहीं समझ सकता। उनको ऐसी चीजें घूस ही लगती है। अरे भाई, ये तो उससे ज्यादा 10 गुना पैसा टिप के रूप में दे देते हैं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को नहीं समझ सकता 1500 रुपए की अहमियत। Right, Mr. Fadnavis, just quickly I'm now asking Ganesh to come up क्योंकि मराठी की सेशन आपके साथ करनी है, पर आखिरी सवाल आपसे मराठा रिजर्वेशन पे पूछना चाहती थी। इतने सालों से चलता आ रहा है ये मामला और राज ठाकरे ने अभी हाल फिलहाल में कह दिया कि असंभव है, हो ही नहीं सकता। आप ही के साथ के राज ठाकरे, आपको मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ, सबसे जेन्युइन एफर्ट आपने किया मिस्टर फडणवीस, मामला कोर्ट में है, यू रियली थिंक कि ये हो पाएगा? देखिए, ये 2 बार हमने कर दिखाया। पहली बार जब हमने मराठा रिजर्वेशन दिया, हम हाई कोर्ट में जीते और जब तक मैं मुख्यमंत्री था सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर स्टे नहीं दिया था। जिस समय एमवीए की सरकार आई, उस सरकार में कई ऐसी चीज़ें हुई कि जिस प्रकार से उस केस को परस्यू करना चाहिए था, जिस प्रकार से उस केस को चलाना चाहिए था, नहीं चलाया गया। निर्णय हमारे विरोध में गया। उसके बाद वापस हमारे एकनाथराव शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों ने वापस मराठा आरक्षण दिया और अभी भी कोर्ट में वो टिका हुआ है। कोर्ट ने उसको न स्टे किया है न उसको खारिज किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मराठा समाज को आरक्षण हम ही दे सकते हैं, हमने दिया है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि केवल आरक्षण नहीं, हमने अण्णा साहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल तैयार किया। 1 लाख से ज्यादा मराठा उद्यमी हमने तैयार करके दिखाए। हमने सारथी जैसी संस्था तैयार की। आज सैकड़ों बच्चे आईएएस, आईपीएस, एमपीएससी पास करके नौकरी में लगे और वो कहते हैं कि सरकार की मदद के कारण हम लगे। हमने बच्चों को फी में कंसेशन दिया, आज अलग अलग जगहों पढ़ रहे हैं। हमने उनके लिए हॉस्टल्स तैयार किए, आज बच्चों की सुविधा हमने की है। तो केवल एक रिजर्वेशन नहीं, उसके आगे बढ़कर हमने मराठा समाज के लिए काम किया है। Right, Mr. Fadnavis, paucity of time, pleasure talking to you. Thank you. And I'm requesting you to stay on so that we start with the Yes, Marathi. thank you. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।